मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बालक की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं, जिसका कि बालक का शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है। बालक की शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है और माँ बाप कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, याद नहीं करता, कारण से कुछ भी हो। तो कुंडली का योग हमने देखा तो वास्तव में बालक का शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है और उसका मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है काम नहीं करता और शिक्षा में वो पिछड़ रहा है। दर्शकों, शिक्षा में कुछ योग्यता प्राप्त करने के लिए कुछ बिंदु होते हैं। आपका लगन कोई भी हो, आपका कोई भी लगन हो, सबसे पहला है लगन और लग्नेश, क्योंकि लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है, जातक वो स्वयं है। दूसरा है तीर्थ भाव और भावेश। तीर्थ भाव हमारी लेखन शक्ति को दर्शाता है। हमारी लेखन शक्ति अच्छी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसमें प्राप्त अंगों की कमी आएगी और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। साहस का भाव है तीर्थ भाव, साहस का भी भाव है। साहस के साथ साथ पराक्रम का भाव है और लेखन शक्ति का भाव है। तीर्थ भाव हमारा दाहिना हाथ है। आगे आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव सुख का भाव है। शिक्षा प्राप्ति में सुख की भी का महत्व अधिक है। दैवी बलवान होने से उसकी शिक्षा प्राप्ति अच्छी होगी और उसका ग्रह भी बलवान, भाव भी बलवान हो। पंचम भाव और पंचमेश ये शिक्षा के लिए मूल भाव है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए पंचम भाव और पंचम का भाव का स्वामी उसकी शुभ स्थिति भी शिक्षा में रुझान बढ़ाती है, शिक्षा में दिन लगाती है और वह जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। अगला है बुध ग्रह की स्थिति। दर्शकों, ये सभी भाव होने के बावजूद भी उसके बाद ज्योतिष में नौ ग्रहों में बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है और बुध कैचिंग पावर है, उसकी तेज बुद्धि होगी। अगर बुध अच्छा होगा तो बालक की तेज बुद्धि होगी, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी। वो हर विषय को जल्दी से कैच करेगा, जल्दी से समझ लेगा, तेज बुद्धि होगी। तो अगला पॉइंट है नवम भाव और अष्टम भाव। दर्शकों, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है। नवम भाव और अष्टम भाव का महत्व तभी है जब हमारा पंचम भाव बलवान हो। क्यों? पंचम भाव में शिक्षा मिलेगी तो उच्च शिक्षा मिलेगी, फिर गूढ़ ज्ञान मिलेगा। और पंचम भाव भी ठीक नहीं है तो नहीं हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं नवम भाव और अष्टम भाव का भी उच्च शिक्षा में, अच्छी शिक्षा में योगदान है। उसके बाद आता है गुरु की स्थिति। दर्शकों, गुरु ज्ञान का भंडार है, जहां हमने बताया कि बुध कैचिंग पावर है, बुध तेज बुद्धि होती है और वो विषय को पकड़ने में तेज जल्दी समझ जाता है। तो बुध मेमोरी पावर, गुरु मेमोरी पावर है। बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है, उसकी याददाश्त रहती है, उसका स्टोर रहता है, उसका ज्ञान का भंडार होता है। ये कुछ बिंदु हैं जो कि किसी की जातक में, किसी की में भी हो। अगर आपका भी कोई बच्चा, कोई भाई बहन कोई इस तरह से है तो उसमें ये बिंदु देखने से आपको पता लगेगा, उसके हम शिक्षा के स्तर का आकलन कर सकते हैं। इसी विषय पर हम जातक की कुंडली का विचार करेंगे। जातक का जन्म 26 फरवरी 2010 शुक्ल पक्ष 12 नक्षत्र पुष्य चरण 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 19 डिग्री विद्वान है। चतुर्थ भाव में केतु 24 डिग्री लेकर के विद्वान है। पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है और मंगल साथ में है, नीच राशि में है। चंद्रमा के साथ में होने से उसका नीच भंग हो गया, नीच का कोई महत्व नहीं रहेगा क्यों चंद्रमा के साथ में है। सप्तम भाव में शनि कन्या राशि में है और दसम भाव में राहु 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर द्वादश भाव में शुक्र 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु 15 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 13 डिग्री है और बुध 00.11 डिग्री, यानी एक भी नहीं है, 00.11 मिनट लेकर के बुध भी अस्त है
और गुरु 15 डिग्री लेके अस्त है, सूर्य की 13 डिग्री है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लगन क्या कहते हैं, कुंडली क्या कहती है। मीन लगन गुरु की राशि है। बालक सुंदर होता है, आस्तिक होता है, आत्मविश्वासी होता है, न्याय प्रिय भी होते हैं, परंतु ग्रह के योगों के अनुसार से इस प्रभाव में कमी आ जाती है। लग्नेश गुरु 10वें भाव में अस्त है। लग्नेश गुरु 10वें भाव में अस्त है। पहली बात, लग्नेश का अस्त होना तो कोई प्रभाव नहीं दे रहा, लगन दोष हो गया। और जब लग्नेश द्वादश भाव में होता है तो पितृदोष हो गया, लग्नेश अस्त हो गया तो लगन दोष हो गया। अब ये विचार कीजिए कि जातक का लगन ही अस्त है, और मैंने अभी आपको बताया कि लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करते हैं, तो एक पॉइंट तो हो गया कि जातक का लगन अस्त है। आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। सूर्य द्वादश भाव में है। सूर्य शतबीजा नक्षत्र में है। खर्च अधिक होगा, सेवा सुख में कमी आएगी, किसी प्रकार का राजदंड हो सकता है। दर्शकों, यहां पर राहु किसी भी कुंडली में जेलर का काम करता है। जेल का सुप्रीडेंट मानो राहु है। राहु कारागार और किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का प्रबल कारक ग्रह है। सूर्य राहु के नक्षत्र में है और द्वादश भाव दंड का है और शत्रु की राशि में है, तो किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी के झगड़े भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा अपनी राशि में है, पंचम भाव में है। ग्रहों की स्थिति के मुताबिक बालक का पंचम भाव अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। साथ साथ मंगल की भी बात करें तो मंगल भी द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है, वो भी शुभ स्थिति में है। मीन लगन में चंद्रमा और मंगल की युति कहीं ना कहीं ठीक है, मान लिया अच्छी है, तो जातक का पंचम भाव अच्छा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। दो केंद्रों का स्वामी है। बुध केंद्राधिपति दोषी है, प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ बुध तो 0.011 पॉइंट पर है, 1 डिग्री भी नहीं है, आधी डिग्री भी नहीं है, 1/4 डिग्री भी नहीं है, सूर्य से अस्त है, तो बुध का किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको ये बताया कि अस्त ग्रह अगर बलवान होता है तो इतना प्रकाशमान देता है जैसे कि सूर्य अस्त के बाद जो लाइट रहती है ऐसी उसकी चमक। यहां पर तो बुध वो भी नहीं है, तो जातक की बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धिहीन हो गया, बुद्धि है ही नहीं, उसमें कैचिंग पावर रही नहीं, तो जातक का यहां पर बुध जो है पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया। और लग्नेश भी चला गया, लग्नेश चला गया। लगन के बारे में बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में 24 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। शुक्र खर्च अधिक करेगा। ऐसे जातक को कपड़ों का बहुत शौकीन होगा और दिन में कई बार ऐसा जातक शीशा देखने वाले होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं, कभी इधर से टेढ़ा होकर देखना, कभी सीधा देखना, उसको कपड़े आदि का शौक अच्छा होगा। परंतु केतु की दृष्टि शुक्र पर है, शुक्र भी 24 डिग्री पर है और केतु भी 24 डिग्री पर शुक्र को पीड़ित कर रहा है। और शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है और पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र पीड़ित हो रहा है, शुक्र पीड़ित हो रहा है, दाम्पत्य सुख में परेशानी और विवाह शादी में परेशानी का योग बनता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि कुंडली में एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है। और ऐसा शनि जो कि सप्तम भाव में होगा तो बलहीन हो जाता है, जातक बलहीन हो जाता है और उसे पत्नी सुख प्राप्त नहीं होता, साथ ही वह बल और शिक्षा में हानिप्रद रहता है। क्यों? द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली में
मीन राशि का है, अस्पताल का भाव माना जाता है, और उसका स्वामी जब सप्तम में हो जाता है उसकी दृष्टि लगन पर पड़ती है, उसका स्वास्थ्य कमजोर होगा, उसका स्वास्थ्य कमजोर होगा तो उसमें बलहीन होगा। और द्वादश भाव पृथक कारक का ग्रह है, यहां पर शनि कन्या राशि में दुर्विवाह भी करवा सकता है। तो शनि स्वास्थ्य कमजोर होगा और शनि की लगन पर दृष्टि है, तो जातक में इतना आलस होगा, अब उसकी कोई लिमिट नहीं, कुछ कर पाने की जरूरत नहीं, एकदम सुस्त होगा, जैसे कि निर्जीव सा होता है, ऐसे जातक की हालत होगी। उसमें कोई जोश वाली चीज ही नहीं होगी, कोई पराक्रम वाली चीज ही नहीं होगी, और स्वास्थ्य कमजोर होगा। शनि तीसरी दृष्टि से यहां पर भाग्य भाव को देख रहा है, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य में कुछ ना कुछ हानि करेगा। शनि सप्तम दृष्टि से मैंने आपको प्रभाव बता दिया कि जातक को शारीरिक बल कमजोर होगा, स्वास्थ्य खराब होगा और आलस्य होगा। ये सप्तम दृष्टि से लगन के भाव पर बैठ रही है। और दसम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव में है, तो सुखों की हानि होगी। ऐसे जातक का शरीर भाग्य की हानि, सुखों की हानि, आलस्य भरा हुआ और शरीर में रोग होंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है, धनु राशि में है। जब राहु धनी राशि में है तो गुरु भी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बन गया, और गुरु तो पहले ही अस्त है, प्रभावहीन है, बात ही खत्म हो गई। लग्नेश अस्त है और इधर राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, प्रभावहीन हो गया। ये पिता का सुख का भाव है। राहु पिता के सुख के भाव में, धनु राशि में पिता और राज व्यवसाय की हानि होगी, नित नई परेशानियां होंगी, मान सम्मान नहीं होगा। और पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब और धन की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा है, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा। और नौ दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी होगा। तो राहु भी अशुभ है दसम भाव में जातक के लिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है, माता को कष्ट होगा, घरेलू सुखों की हानि होगी, बार बार घर बदली भी करना पड़ सकता है, पिता के सुख में हानि होगी, खर्च अधिक होगा। नवम दृष्टि से खर्च को देख रहा है। पंचम दृष्टि से केतु, यहां पर केतु अष्टम भाव को देख रहा है, कष्टों का योग बनेगा। केतु की नवम दृष्टि यहां पर शुक्र पर पड़ी है, मैंने पहले बता दिया। केतु की नवम दृष्टि गुरु पर भी पड़ी है, क्योंकि 9 डिग्री का फर्क है, तो केतु गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। सूर्य के 13 डिग्री है, केतु के 24 डिग्री है, 11 डिग्री का फर्क है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है 12-13 डिग्री तक थोड़ा बहुत फर्क रहता है, उससे ज्यादा गैप हो जाता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं रहता। यहां पर 11 डिग्री पर केतु का सूर्य का थोड़ा सा लिटिल बिट प्रभाव देगा, थोड़ा सा पीड़ित होगा, मतलब उसको सेक लगेगी, जलेगा नहीं, ऐसा बात मान में आपके सोचो। तो जातक का शुक्र केतु से पीड़ित है, गुरु अस्थ केतु के प्रभाव में, शुक्र पर भी थोड़ी सी केतु की छाया है और बुध अस्त है। तो दर्शकों, अभी हम देखते हैं लगन का। मैंने बताया कि शनि की दृष्टि लगन पीड़ित है, आ गया। तीर्थ भाव और भावेश, तीर्थ भाव और भावेश, तीर्थ भाव का स्वामी शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, ये भी कमजोर हो गया। चतुर्थ भाव में राहु केतु का, ये भी पीड़ित हो गया। पंचम भाव और पंचमेश, ये दोनों एकदम बहुत अच्छे हैं, पंचम भाव और पंचमेश दोनों बहुत अच्छे हैं। बुध की स्थिति, बुध अस्त है। नवम भाव और अष्टम भाव, नवम भाव पीड़ित है, अष्टम भाव मंगल इसको दे रहा है, चलो ठीक है। गुरु की स्थिति, गुरु अस्त है तो गुरु भी अस्त है। अब आप ये देखिए, नवम भाव भी अस्त है, तो इस जातक की बिंदुओं के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमको अच्छा मिलता है। पंचम भाव और पंचमेश बहुत अच्छी बात है। तीर्थ भाव अच्छा है, तीर्थ भाव भावेश चला गया, कोई मतलब नहीं रह गया। बुध की स्थिति भी नहीं है, गुरु की स्थिति भी ठीक नहीं है, एक नवम भाव भी यहां पर पीड़ित है। तो शिक्षा कहां से होगी? पहली बात, शिक्षा तो तब होगी जब लगन लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है।
पंचम भाव कितना भी अच्छा बना रहा है, योग बना रहा है, लेने वाला कौन है? लेने वाला तो लग्न और लग्नेश है, वो खड्डे में डूब गया, वो अस्त हो गया, तो किसको मिलेगी? शनि लगन को देख रहा है, स्वास्थ्य कमजोर रहा है, उसका मन ही नहीं लगेगा, दिमाग कमजोर हो रहा है, तो ये स्थिति बालक की रही। अब एक नजर चंद्रमा लगन कुंडली से भी विचार करते हैं, क्योंकि होनहार बालक है, अभी 2010 का 13 साल की आयु है और इसके माता पिता इसके पीछे परेशान है। चंद्रमा लगन से हम देखते हैं तो चंद्रमा लगन बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा अपने उसमें लगन में है, बहुत अच्छा लगन है। लेकिन यहां पर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पीड़ित है। उसके बाद वही बुध अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, शुक्र पीड़ित हो गया, सूर्य भी उसी तरह से पीड़ित हो गया, तो यहां पर ये सभी ग्रह पीड़ित हो गए। तो बालक की बुद्धि भी कमजोर, दिमाग की स्मरण शक्ति भी कमजोर, यहां पर भी शिक्षा का कोई हिसाब किताब अच्छा नहीं मिल रहा है। राहु पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में हानि होगी। दूसरी बात, जहां पर सबसे बड़ा एक इस कुंडली में कमी का योग बनता है कि अष्टम भाव में कुंभ राशि में सूर्य है और ये तीनों ग्रह बेकार हो गए, और सूर्य को मंगल अष्टम दृष्टि से यहां पर प्रभाव दे रहा है। कुंभ राशि सूर्य से और मंगल से ये अष्टम भाव पीड़ित है। क्यों? अष्टम भाव में सूर्य का भी अशुभ प्रभाव है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, और अष्टम भाव आयु का कष्टों का भाव है। तो ऐसा जातक कष्ट ही सहन करेगा, जीवन कष्टों से भरा होगा, संघर्ष में जीवन होगा। अभी बात करते हैं शनि की महादशा 28-8-23 तक रहेगी, अभी 28 आने वाला है, छोड़ दो। उसके बाद बुध की महादशा आएगी 28-8-23 से 28-8-40 तक, यानी 23 से और 40 तक 17 साल बुध की महादशा आएगी। तो बुध तो अस्त है, जो एक जो विकल ग्रह होता है वह प्रभाव देने में ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक वो प्रभाव नहीं दे सकता, और वैसे ही बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि कमजोर है, बुध की दशा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, और जन्म नक्षत्र जातक का पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र 16वां नक्षत्र पड़ता है। तारा पद्धति में वध तारा आती है जो कि अशुभ मानी गई है, और दशा भी अशुभ है और बुध भी अशुभ है। यह जातक की स्थिति रही। तो दर्शकों, 13 साल 13.5 साल आयु का जातक, हर आदमी हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा कल तक तो ठीक था, लेकिन हमेशा याद रखो जब 12 साल की आयु हो जाती है तो उसके कुंडली के ग्रह उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं, और फिर जब 7वीं 8वीं में जाता है बच्चा तो फिर हर माँ बाप ये कहता है कि पिछले साल तो अच्छा था, इस बार क्यों? वो ग्रहों का प्रभाव शुरू हो गया। तो बालक के ग्रह ही इस प्रकार के हैं जो कि उसको शिक्षा की तरफ रुझान नहीं, मन नहीं लगता, कहता है मैं पढ़ने को दिल नहीं लगता, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। दिमाग तो शनि ने डोब दिया और दिमाग तो सूर्य ने अस्त कर दिया, तो कहां से होगा। अब बात करते हैं इसके उपाय की। दर्शकों, होनहार बालक है, उम्र बहुत लंबी पड़ी हुई है, बहुत ही बड़ा ट्रिपल दोष है। जब हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि सूर्य गुरु अगर किसी पाप ग्रह की राशि में हो तो वह सर्प दोष और पितरों का श्राप हो जाता है। गुरु पाप ग्रह की राशि में है, गुरु द्वादश भाव में है, पितृदोष हो गया, गुरु अस्त हो गया, डबल पितृदोष हो गया, लगन दोष हो गया, तो कैसे होगा? नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करके और फिर जातक लगन का रत्न धारण करे, हो सकता है, और बुध के निमित्त कर्म करे, क्योंकि उसके गुरु के निमित्त कर्म करे, उसके गुरु के निमित्त कमजोर थे जो भगवान सूर्य नारायण ने उसको अस्त कर दिया और जातक को कोई प्रभाव नहीं मिल रहा। तो जातक नारायण बलि श्राद्ध करे, प्रेत बलि श्राद्ध करे, क्योंकि राहु केतु की इस प्रकार की शनि का लगन के प्रभाव है। मैं अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूं इस जातक का कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है और जिसका प्रभाव जातक ये भुगत रहा है। तो ऐसे जातक के लिए सीधा पंच बलि श्राद्ध कर देना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध,
और काकबली श्राद्ध, यह ऐसा माना जाता है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है, हमारे चांदोल कर्णाली जो वैदिक विद्यालय है, ऐसा माना जाता है, ये दक्षिणी प्रयाग है, कि पंचबली श्राद्ध विधिवत करने से, यानी ऐसा समझा गया है कि इनके पूर्वज किसी भी योनि में हो, चाहे पितृ योनि में हो या अतिरिक्त आत्मा हो, तो उनकी मुक्ति करने का सबसे अच्छा ये विकल्प है, और इसके अतिरिक्त इसका कोई विकल्प नहीं है। दर्शकों, मैंने एक होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण शिक्षा को लेकर किया, क्योंकि उसकी अभी लंबी बाकी उम्र है, जितना पढ़ेगा उतना ही तो व्यवसाय करेगा, लेकिन उसमें तकलीफ है। अगर आपका भी बेटा, आपका भी कोई छोटा भाई बहन इसी प्रकार से है, ये मैंने जो आपको बिंदु बताए, तो उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए, ये उसको रुझान को नहीं होने देते, उसका मन शिक्षा में नहीं लगता। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान से शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी बच्चे का मार्गदर्शन करने के लायक है, तो मैं कहूंगा आप इसे लाइक अवश्य करें, आप इसको शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूं और आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। मां नर्मदे सबको फल देगी, मां नर्मदे सबको फल देगी, सबकी फरियाद सुनती है, यह हमारा यहाँ पर अनुभव बताता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो इच्छुक लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमलाल की प्रिया बिना किसी शुल्क राह आसान करता है, जो फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। फिर कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।